Hey everyone, welcome to the master classes. Today we are going to start political science and today we are going to complete chapter number 1 पावर शेयरिंग एंड आई होप अभी तक आपने जो इकोनॉमिक्स है उसका जो वीडियोस हैं अपलोड की हुई है चैनल पे वो आपने देख ली होंगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं गाइस तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करो यार। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों पावर शेयरिंग में आपकी जो दो कंट्रीज़ हैं बेल्जियम एंड श्रीलंका, इन दोनों कंट्रीज़ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो अराइज हुए थे जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे कुछ जो एथनिक कॉम्पोजिशन थी वो कॉम्प्लेक्स थी दोनों ही कंट्रीज़ में। ओके, तो हम एक एक करके इनकी स्टोरीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ था, जो भी यहाँ पे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुए थे और उन दोनों कंट्रीज़ ने ये जो प्रॉब्लम्स अराइज हुई उसको कैसे सॉर्ट आउट किया, तो वो हम इस चैप्टर में गाइस पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो के बच्चों 2 पार्ट्स होंगे, दोनों ही पार्ट्स जल्दी ही अपलोड हो जाएंगे चैनल पर और आप देख लीजिएगा। ओके, तो करते हैं आज का स्टार्ट सेशन। बेल्जियम बच्चों, तो बेल्जियम क्या है? अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। ओके, तो ये जो कंट्री है बच्चों ये बहुत ही छोटी सी एक कंट्री है। अगर हम इसमें इंडिया में देखें इसको तो इंडिया में जो हरियाणा जो आपका स्टेट है उससे भी छोटी ये एक कंट्री है। ओके, तो अगर हम इसकी पॉपुलेशन की बात करें गाइस तो इसकी जो पॉपुलेशन है वो लिटिल ओवर 1 करोड़ है। ओके, तो इसकी जो पॉपुलेशन है हरियाणा के जो पॉपुलेशन है उससे हाफ है गाइस। ओके, तो हरियाणा की पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ जो है तो उससे आधी है ये इसकी यहाँ की पॉपुलेशन। ओके, तो मैम अगर यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी कम है तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों अराइज हुए? तो कॉन्फ्लिक्ट्स गाइस इसलिए अराइज हुए क्योंकि यहाँ का जो एथनिक कंपोजिशन था वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। तो वो कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से और यहाँ पे जैसे ये जो डच स्पीकिंग पीपल थे और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे इनका कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चलता रहता था। ओके बच्चों, एक चीज़ एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी, इसके जो बॉर्डर्स हैं बच्चों ये इस कंट्री के जो बेल्जियम के जो बॉर्डर्स हैं वो कौन सी कंट्रीज़ के साथ है? तो इट बॉर्डर्स विथ फ्रांस, ओके, द नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। ओके, तो ये 4 कंट्रीज से इसके बॉर्डर्स जो हैं वो जुड़े हुए थे और इसकी पॉपुलेशन लिटिल ओवर 1 करोड़। अगर बच्चों हम बात करें आगे इसकी एथनिक कंपोजिशन की तो बच्चों इसमें क्या था 59% जो लोग थे, अगर हम पूरे बेल्जियम की बात करें तो 59% जो लोग थे वो फ्लेमिश रीजन में रहते थे और ये डच स्पीकिंग लोग थे। ओके, कौन से लोग थे? डच स्पीकिंग, ये लोग डच लैंग्वेज जो है वो बोलते थे। नेक्स्ट अगर हम आए 40% की बात करें तो ये लोग वेलोनिया रीजन में रहते थे और ये कैसे थे? ये फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे। ओके, ये फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो बोलते थे। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें 1% जो बेल्जियम की पॉपुलेशन थी वो जर्मन स्पीकिंग थी, जर्मन बोलते थे ये लोग और ये बहुत ही माइनॉरिटी में थे। अब होता क्या था बच्चों कि ये जो डच स्पीकिंग लोग थे ये मेजॉरिटी में थे तो ये अपने आप को थोड़ा ज़्यादा मतलब मेजॉरिटी का फ़ायदा उठाते थे। और अगर हम दूसरी तरफ फ्रेंच स्पीकिंग लोगों की बात करें गाइस तो फ्रेंच स्पीकिंग जो पीपल थे वो बेसिकली थोड़े से रिच थे और पावरफुल थे। ओके, तो इस वजह से ये भी अपने आप को थोड़ा सा एक तरीके से कह सके डोमिनेट करते थे डच स्पीकिंग पीपल को। तो इन दोनों में ही कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अराइज होते रहते थे। तो गाइज हुआ क्या कि 1950 और 1960s की बात करी जाए तो ये टेंशन, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ज़्यादा हो गया। और अगर हम एक छोटा सा इसमें ट्विस्ट देखें तो ये था कि जो ब्रुसेल्स कैपिटल सिटी थी इसकी, जो बेल्जियम की कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स है, तो उसमें क्या था जो एथनिक कंपोजिशन थी वो थोड़ी सी अलग हो जाती थी। कैसे अलग हो जाती थी? यहाँ पे 80% जो लोग थे वो फ्रेंच स्पीकिंग थे और 20% जो लोग थे वो डच स्पीकिंग थे गाइज। ओके, तो इस वजह से होता क्या था कि ये जो टेंशन है वो अराइज हुई, तो ये जो टेंशन है वो मोर एक्यूट थी ब्रुसेल्स सिटी में जस्ट बिकॉज क्या था यहाँ पे फ्रेंच पीपल जो है वो ज़्यादा थे और फ्रेंच पीपल जो हैं वो कैसे थे? मैंने अभी आपको बताया कि वो रिच भी थे और पावरफुल भी थे। ओके, तो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, तो इस वजह से इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में टेंशन जो है वो होती रही। ओके, तो हुआ क्या गाइज कि यहाँ के फिर जो लीडर्स थे इन्होंने एक पाथ जो है वो चुना, इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया
और इस कॉन्स्टिट्यूशन को जब उन्होंने अमेंड किया तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को उनको 4 टाइम्स अमेंड करने की ज़रूरत पड़ी। लेकिन जब इन्होंने जो मॉडल निकाला बच्चों, वो पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए एक लेसन था, एक इनोवेटिव जो इन्होंने वो था मॉडल था, वो अपनाया, वो अडॉप्ट किया और 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया। और इन्होंने देखा, इन्होंने आराम से सोचा समझा कि दोनों जो एथनिक कंपोजिशन हमारी है, दोनों ही जो कम्युनिटी के लोग हैं, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत ही नेचुरल है कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। तो इस चीज़ को उन्होंने बहुत ही अच्छे से कॉप अप किया इस प्रॉब्लम को। तो आइए देखते हैं कि जो ये बेल्जियम मॉडल था इसमें क्या क्या स्पेशल क्वालिटीज़ थी, क्या क्या स्पेशल फीचर्स थे, इसके क्या बातें थी। तो सबसे पहले बच्चों, इनमें जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने क्या प्रिस्क्राइब किया कि नंबर ऑफ डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स जो होंगे बच्चों कहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ओके, लाइक 10 अगर मिनिस्टर्स हैं उसमें तो 5 फ्रेंच स्पीकिंग होंगे और 5 ही डच स्पीकिंग होंगे, ताकि कोई भी यूनिलैटरली अकेले डिसीजन जो है वो ना ले सके। दोनों ही कम्युनिटी के लोग जो थे, मिनिस्टर्स जो थे वहाँ पे थे सेंट्रल गवर्नमेंट में। ओके, नेक्स्ट अगर हम आए पावर्स की बात करें गाइस, तो किया क्या इन्होंने कि स्टेट गवर्नमेंट्स को काफ़ी सारी पावर्स जो है वो दे दी। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने अपने तरीके से अपनी अपनी कम्युनिटी में काम कर सकती थी और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं थी। ओके, तो स्टेट गवर्नमेंट्स की अलग अपनी ही पावर्स थी, वो अपने तरीके से काम कर सकती थी। तो ये पावर्स जो है, ये राइट्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दिए गए। ओके, तो पावर्स गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, क्लियर है ये 2 पॉइंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों ब्रुसेल्स की, तो ब्रुसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट जो है वो बना दी गई जिसमें दोनों ही कम्युनिटीज़ के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स थे। ओके, तो ब्रुसेल्स में भी एक सेपरेट गवर्नमेंट आ गई। ठीक है, तो ब्रुसेल्स की भी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, ब्रुसेल्स में जब इन्होंने सेपरेट गवर्नमेंट दे दी तो यहाँ पे दोनों ही कम्युनिटी, देखो स्टेट गवर्नमेंट में भी कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस हुआ और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी सैक्रिफाइस हुआ। तो दोनों ही जो फ्रेंच स्पीकिंग है और डच स्पीकिंग है, दोनों ही कहीं ना कहीं अपना जो शेयर है वो छोड़ रहे थे। इसीलिए ये जो है कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत ही स्मूथ तरीके से क्लियर हो गया, प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो गई। अगर हम इसमें एक और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो पढ़ें, वो क्या था कि अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट थी बच्चों, वो कौन सी गवर्नमेंट थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट थी। ओके, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट जो थी उसमें जो इलेक्शन होते थे बच्चों, वो कैसे होते थे, वो लोग इलेक्ट करते थे लीडर्स को और एक लैंग्वेज कम्युनिटी में एक इलेक्शन होते थे। तो हर कम्युनिटी की अलग अलग गवर्नमेंट होती थी। ओके, जैसे कि डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग। ओके, तो इनके अपने अपने कम्युनिटी के लीडर्स होते थे, नो मैटर वेयर दे लिव, जहाँ भी वो लोग रहते हैं। अगर डच स्पीकिंग लोगों के इलेक्शंस हो रहे हैं तो डच लोग जो हैं वो वोट करेंगे, इसी तरीके से फ्रेंच और इसी तरीके से जर्मन स्पीकिंग। ओके बच्चों, तो ये था आपका पावर शेयरिंग का बेल्जियम मॉडल, जो कि उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया पावर शेयरिंग करके। तो बच्चों आपने इसमें देखा कि पावर को कैसे शेयर कर दिया गया, तो यही हमने पढ़ना है। और आगे हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं बच्चों श्रीलंका का केस, कि श्रीलंका ने उस चीज़ को कैसे किया और वहाँ पे कैसे थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो वॉर में बदल गई, सिविल वॉर में बदल गई। तो आगे देखते हैं, बने रहिए मेरे साथ। हाँ जी बच्चों, तो आगे देखते हैं श्रीलंका में कैसे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अराइज हुए गाइस। तो श्रीलंका के बारे में पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इट इज़ एन आइलैंड नेशन, आपको पता होगा इंडिया की नेबरिंग कंट्री है ये। ओके, इसके चारों तरफ जो है ओशंस हैं। ओके, तो ये आइलैंड नेशन है और ये हमारे तमिलनाडु के सदर्न कोस्ट से कुछ ही किलोमीटर्स दूर है। ओके, अगर हम इसकी पॉपुलेशन की बात करें बच्चों, तो इसकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, बस इसकी पॉपुलेशन जो है वो 2 करोड़ थी। ओके, अगर हम इसको कंपैरिजन करें तो हरियाणा की अप्रॉक्स पॉपुलेशन के जितनी ही पॉपुलेशन यहाँ पे थी। तो यहाँ की अगर एथनिक कंपोजिशन की बच्चों बात करें तो एथनिक कंपोजिशन यहाँ का कैसा था कि यहाँ पे सिन्हाला स्पीकर्स थे, यानी कि सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, और साथ ही साथ यहाँ पे तमिल स्पीकर्स थे। ठीक है, तो तमिल बोलने वाले, लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे। तो यहाँ पे 74% जो है बच्चों वो सिन्हाला स्पीकर्स थे, जो कि जिनका जो रिलीजन था वो कैसा था, बुद्धिस्ट थे वो।
और जो 18% थे वो थे तमिल स्पीकर्स। और बच्चों तमिल स्पीकर्स में भी यहाँ पे 2 सब डिवीज़न थी, सब ग्रुप्स थे बेसिकली। तो यहाँ पे कौन से टाइप के तमिल्स थे? श्रीलंकन तमिल्स थे, यानी कि जो वहाँ के नेटिव्स थे, वहाँ के पुराने लोग थे तमिल से, 13% जिनकी पॉपुलेशन थी। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो इंडियन तमिल्स थे बच्चों। तो ये इंडियन तमिल्स कौन थे? जिनके फोरफादर्स जो हैं वो इंडिया से आए थे एज अ प्लांटेशन वर्कर। ओके, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 5% थे। ओके, तो 18% जो तमिल स्पीकर लोग थे बच्चों, उनका जो रिलीजन था वो कैसा था? वो हिंदूज या फिर मुस्लिम थे। ओके, और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये हमारा जो 74% अप्रॉक्स 18% है, और साथ में हमारा जो 7% रह गया बच्चों, वो क्या था? वो क्रिश्चियंस थे, और जो कि तमिल और सिन्हाला दोनों ही लैंग्वेज को बोलते थे। तो अब आपने देखा बच्चों कि यहाँ पे जो सिन्हाला स्पीकर्स थे बेसिकली, इनकी मेजॉरिटी थी। तो ये भी ऐसे ही करते थे। इन्होंने भी क्या किया? इन्होंने अपनी विल जो है वो फोर्स जो है ज़बरदस्ती करी किनके ऊपर? तमिल स्पीकर्स के ऊपर, इवन एंटायर कंट्री के ऊपर। तो हुआ क्या कि जब गवर्नमेंट बनी थी तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं, अपने कुछ ही फंडे जो हैं वो अप्लाई कर दिए पूरी कंट्री के ऊपर। तो वो क्या थे? आगे देखते हैं। देखो बच्चों क्या था? श्रीलंका जो है वो इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो कब बना था? 1948 में। ये आपके MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है। हमारे इंडिया के इंडिपेंडेंस के 1 ईयर के बाद 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था। 1948 में आपको ध्यान रखना है श्रीलंका जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ था। ओके, तो इसमें बच्चों हुआ क्या? कुछ साल तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन कुछ सालों बाद क्या हुआ कि सिन्हाला स्पीकर जो हैं वो अपना मेजॉरिटी जो है उसका फ़ायदा उठाने लगे। 1956 में बच्चों हुआ क्या कि एक एक्ट पास हुआ जिसमें टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला, बच्चों यहाँ पे लिखा नहीं है, सिन्हाला जो लैंग्वेज थी उसको उन्होंने एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो डिक्लेयर कर दिया। ओके, तो हुआ क्या? यहाँ पे जो भी तमिल जो लोग थे, तमिल स्पीकर्स थे, उनको बड़ा ही अजीब लगा। तो लेकिन धीरे धीरे वो लोग सोचते रहे, झेलते रहे, लेकिन हुआ क्या? एट द एंड सिविल वॉर हुई, और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक रूप इसने ले लिया। वॉर जो है वो हो गई पूरे दोनों के दोनों लैंग्वेज स्पीकर्स जो थे उनके बीच में, कम्युनिटीज़ के बीच में, और इस वॉर से बहुत सारे थाउजेंड्स जो लोग थे उनकी जान चली गई। तो हुआ क्या? यहाँ पे सिन्हाला स्पीकर्स जो थे बच्चों, वो बहुत सारी प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ जो है वो लेकर आ रहे थे। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि सिन्हाला को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि सिन्हाला एप्लीकेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी पोजीशंस में, गवर्नमेंट जॉब्स में कुछ प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ लेकर आए। ओके, उसके बाद क्या हुआ? श्रीलंकन तमिल्स ने बहुत कोशिश की, प्रोटेस्ट वगैरह किए, कुछ पार्टीज़ जो हैं उन्होंने बनाई और स्ट्रगल्स किए कि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो रिकॉग्निशन मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एट द एंड हुआ क्या कि ये जो डिस्ट्रस्ट है दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक रूप इसने ले लिया। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत बढ़ गया और सिविल वॉर हो गई। इसकी वजह से श्रीलंका में एजुकेशन को देखें, पॉलिटिकल उसमें देखें, बैकग्राउंड देखें, तो बहुत सारी इकोनॉमिकली भी अगर देखें तो बहुत ज़्यादा इनका नुकसान हुआ। एक तरीके से ये सेटबैक था। इतने ईयर्स जो ये चलती रही ये वॉर जो है, उसकी वजह से कंट्री जो है वो डेवलप बिल्कुल भी नहीं हो पाई, राइट। तो इससे हुआ क्या कि सिविल वॉर हुआ। सिविल वॉर होता क्या है बच्चों कि एक ही कंट्री में अलग अलग जो कम्युनिटीज़ के लोग हैं आपस में ही लड़ते रहते हैं, उसको हम सिविल वॉर कहते हैं। और ये वॉर जो है वो 2009 में बच्चों एंड हुई। ओके, ये आपका MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो एंडेड इन 2009। ओके, तो गाइज ये था आपका श्रीलंका का जो भी इन्होंने किया। तो इस वजह से आपने देखा कि पावर शेयरिंग जो है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो बेल्जियम में जो भी मॉडल उन्होंने अडॉप्ट किया था उसमें बहुत स्मूथली उन्होंने अपनी जो भी प्रॉब्लम्स थी उसको सॉर्ट आउट किया, लेकिन श्रीलंका में वो लोग नहीं कर पाए। तो यही आपको सिखाया है इस चैप्टर में कि पावर शेयरिंग जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट सेशन में बच्चों हम इसके कुछ और पावर शेयरिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार प्लीज़ लाइक तो बनता है, लाइक ज़रूर करके जाना। गुड, ओके, बाय बाय।